नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज हमारा भू आकृति के संबंध में आज ये सेकंड पार्ट है। भाग 2 में कुछ जो है भू आकृतियां हम आज जानेंगे जो कि पवन के द्वारा बनती हैं और कुछ जो है हिमनदी के द्वारा बनती हैं और कुछ समुद्र तटीय आकृतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। और टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, देखते रहें। कंटेंट समझ में आए तो चैनल को भी भाई सब्सक्राइब करें। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर। पवन द्वारा अप्रदित भू आकृतियाँ, वे आकृतियाँ जो पवन के द्वारा मतलब काटी और छाटी जाती हैं। मतलब कि जो हवाएं होती हैं जब ये चलती हैं तो ये अपने साथ बहुत सारे धूल कणों को लेकर के भी चलती हैं। और यही धूल कण जो होते हैं ये एक ब्लेड के रूप में काम करते हैं जो अपने सामने आने वाली बाधाओं को काटते छांटते रहते हैं और एक लंबी प्रोसेस के बाद एक नई भू आकृति हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो कौन कौन सी आकृतियां हैं। फिगर बना हुआ है, सभी लोग देख रहे हैं। अप स्फीति हॉलो, ठीक है, इसको ब्लो आउट्स भी कहा जाता है। ये हवा के द्वारा जो है कणों को हटाने से निर्मित होता है और व्यास में ये कई किलोमीटर तक हो सकते हैं। जैसे ये एक चट्टान है और जो आप ये कटा हुआ छटा हुआ जो है अपरदित क्षेत्र देख रहे हो इसको अप स्फीति हॉलो कहते हैं। ठीक है, हवाएं चलती हैं और देखिए चट्टान का जो कमज़ोर वाला हिस्सा होता है वही जो है घिस करके ख़त्म होता है, तो इसकी वजह से जो है आकृतियाँ बनती हैं। तो उसी में से एक आकृति बन रही है अपस्फीति हॉलो। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो भूभाग जो भूमिगत जल होता है वो भी रिस करके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति को जो है अपस्फीति हॉलो कहते हैं, ब्लो आउट्स भी कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। गुफाएं, सामने एक बड़ी सी चट्टान है। जब हवाएं चलती हैं तो मैंने बताया कि धूल कण ब्लेड का काम करते हैं। तो पूरी की पूरी जो खड़ी हुई चट्टान होती है तो उसमें से जो कमज़ोर भाग वाला हिस्सा होता है वो ही कटता है, छटता है, तो इसकी वजह से जो है गुफाएं बन जाती हैं। पवन जनित रेत चट्टान को प्रभावित करती है। हवाएं चलती हैं तो उसके साथ में उड़ने वाली जो रेत होती है वो इस प्रकार की गुफाओं का निर्माण करती है। अब बात करते हैं यारडंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कमजोर चट्टानों के अपरदन से होता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक चट्टान पूरी है ना। अब देखिए बाद में ऐसे गोलाकार आकृति, इसके सामने वाला हिस्सा जो है गोलाकार रूप में कट जा रहा है, छट जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कमजोर वाला हिस्सा है वही हवा के सामने जब आता है, धूल कणों के सामने, तो वो उसको काट देता है। और तो इसकी वजह से इस प्रकार की आकृतियां पंजों के रूप में देखने को मिलती हैं। तो इसी को यारडंग कहते हैं। जुगेन, ये मेज के आकार का एक चट्टानी क्षेत्र होता है। आप देख रहे हो जैसे जो पानी वाला जहाज होता है, शिप होता है, उसी के शेप में दिख रहा है ना। तो एक खुला मैदान है, एक बड़ी सी चट्टान है और हवाएं चलती हैं तो इस नीचे वाले भाग को ये अपरदित करती हैं। तो इसकी वजह से जुगेन, इसको जुगेन कहते हैं, इस आकृति को, इसका निर्माण होता है। ठीक, अब बात करते हैं प्लाया। ये सपाट तल का अवसाद होता है जहाँ पर जमा होता रहता है। ये जो प्लाया होते हैं ये आंतरिक रेगिस्तानी घाटियों में पाए जाते हैं और समय समय पर पानी से ये ढका भी रहता है क्योंकि बहुत गहराई से जो है ये अपरदित होता है, जिसके वजह से भूमिगत जल भी ऊपर आ जाता है और यही प्रोसेस चलती रहती है। तो धूल कणों की वजह से कभी कभी ये जो है क्या होता है, ये पानी से ढका भी रहता है और कभी कभी जैसे बहुत गर्मी है तो पानी खत्म भी हो जाता है। तो प्रोसेस में ये जब चलता रहता है तो भूमिगत जल भी रिस करके ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये पवन द्वारा अपरदित भू आकृतियां आपने जाना। देखिए प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। प्रश्न बनते हैं इन आकृतियों को लेकर के कि जैसे यारडंग है, जुगेन है, प्लाया है, इन आकृतियों का निर्माण किसकी वजह से होता है? हिमनदियों की वजह से, बहते हुए जल की वजह से, या पवनों के द्वारा? जी हाँ, पवनों के द्वारा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं कि ये आकृति किस की वजह से बन रही है। अब बात करते हैं पवन द्वारा निक्षेपित भू आकृतियाँ। पवनें
जिस भाग को काटती छांटती हैं, है ना, तो जो अवसाद ये गिर रहे होते हैं तो इसको उड़ा करके ये दूसरी जगह ले जाती है, वहाँ पर जमा कर देती है। तो उसकी वजह से कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, जैसे रिपल। मरुस्थल कई लोग जानते होंगे, देखे भी हैं और घूमे भी होंगे। तो मरुस्थल में जो रेत, उसमें जिगजैग लाइन बनी रहती है जो रेत में हवाओं की वजह से, उसको रिपल कहते हैं। ये लहरदार भू आकृतियाँ होती हैं। अब बात करते हैं लोस। ये स्थानीय तलछट होता है। उसका निर्माण जो होता है वो क्वार्ज गाद कणों से होता है, ठीक है। और इसके निर्माण के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है गाद का स्रोत, कि गाद कहाँ से आए। महीन मिट्टी जो कि बालू से भी ज़्यादा महीन होता है, और हवा तो मायने रखती ही है, और निक्षेपित स्थल जहाँ पर वो ढेर एकत्र होगा, ठीक। अब बात करते हैं टिब्बा। सभी जानते हैं टिब्बा के बारे में। टिब्बा होता है मरुस्थलों में जो रेत के ऊंचे ऊंचे ढेर होते हैं, तो रेत का ढेर होता है, ये क्वार्ज से निर्मित होता है, ठीक है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं टिब्बे। एक का नाम है बरचंस, ये अर्धचंद्राकार या पंख के रूप में होता है। तो अर्धचंद्राकार ये आकृति आप देख रहे हो, तो अर्धचंद्राकार है, ठीक है। तो ये भी जो है टिब्बे बना करते हैं। ये टिब्बे जो है अपनी जगह बदला करते हैं, इनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है, ठीक। दूसरा है टिब्बा कहलाता है सेफ। ये छोटे आकार के होते हैं बरचंस की तुलना में, ठीक। अब बात करते हैं जो है तटीय भू आकृतियाँ, जो समुद्र तट पर आकृतियाँ बनती हैं, क्योंकि समुद्र का जल भी जो है लहरें मारता रहता है, जिसके वजह से आकृतियाँ निर्मित होती रहती हैं। तो उन्हीं में से पहली आकृति है चट्टानें या क्लिफ, ठीक है। समुद्र तटीय भागों में गुफाएं भी निर्मित होती हैं, सी स्टैक निर्मित होते हैं, और सी टेरेस जो हैं ये तटीय भू आकृतियाँ हैं। लगभग जैसे हवाओं से ये आकृतियाँ बनती हैं, उसी प्रकार से जल के द्वारा भी आकृतियाँ बनती हैं, ठीक है। अब है निक्षेपित तटीय भू आकृतियाँ, ठीक है। समुद्र के द्वारा जो धूल कण समुद्र तट पर एकत्र हुआ करते हैं, उनसे कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। पहला तो समुद्र तट यानी कि बीच का निर्माण तो होता ही होता है। दूसरा है स्पिट, जिसको रेत ढेर भी कहते हैं, रेत का ढेर भी कहते हैं। ये खाड़ी वाला हिस्सा है, कटा फटा क्षेत्र होता है, जैसे बंगाली खाड़ी जहाँ पानी के जहाज भी आते हैं। तो ये कटा वटा ये जो है कटा एक भूभाग होता है, मतलब कटा छटा बहुत ज़्यादा। तो इसके वजह से क्या होता है, इस भाग में पानी होता है, समुद्र की लहरें आती हैं तो अपने साथ रेत भी लेके आती हैं बह करके, जो समुद्र तट पे होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेत का ढेर इस आकार में लगता है, जो कि खाड़ी के अंदरूनी भाग में ये घूम जाता है। तो इसी को कहते हैं स्पिट, ठीक। दूसरी जो आकृति बनती है उसको कहते हैं बार ना। ये भी रेत का ढेर होता है, लेकिन ये सीधी आकृति में बनता है खाड़ी के नज़दीकी क्षेत्रों में। तो ये निक्षेपित तटीय भू आकृतियाँ हैं, ठीक है, जो समुद्र के तट पर निर्मित होती हैं। तो इतना तो सबको समझ में आया। एक चीज़ का बात का जो ध्यान रखिएगा कि जो आकृतियाँ बन रही हैं, ये आकृतियाँ किससे, जैसे रिपल है किससे बनता है, लोस किससे बनता है, टिब्बा किससे बनता है, किसकी वजह से बनता है ना, और सी स्टैक, सी टेरेस, स्पिट, है ना। तो ये सब किन चीज़ों की वजह से निर्मित होते हैं, ये भी आप लोग को हमेशा याद रखना है। फिर है हिमनदों, जो हिम नदियाँ होती हैं, बर्फ की नदियाँ होती हैं, के द्वारा कौन कौन सी भू आकृतियाँ बनती हैं। पहली जो आकृति बनती है वो उसको कहते हैं घाटियाँ या कुंड कहते हैं। फिर दूसरी आकृति बनती है सर्क। ये गहरे, लंबे और चौड़े गर्त होते हैं, जिसको गड्ढा भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत लंबे और गहरे भी होते हैं और चौड़े भी होते हैं, जिसको सर्क कहते हैं। फिर है हॉर्न, ये ग्रीस रंग भी कहते हैं। ये सर्क के शीर्ष, जो सर्क होता है, सर्क के शीर्ष सबसे ऊपरी वाले भाग पर जो है हॉर्न आकृति बनती है हिम नदियों के द्वारा, जिसको ग्रीस रंग भी कहते हैं। और ये इस कदर कट फट जाती है कि ये आरी नुमा दिखने लगती है, क्या, हॉर्न, ठीक है। तो ये अभी आपने जाना कि हिम नदी के द्वारा कौन सी भू आकृतियाँ बनती हैं इस भाग में। अब बात करते हैं कि जो हिम नदियाँ हैं वो अपने साथ जो मलबा बहा कर लाती हैं, उसके द्वारा कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। तो पहला है हिम दराज, ठीक है, इसको हिमनद टिल भी कहते हैं, ठीक है, इसको हिमनद टिल भी कहते हैं। ये हिमनद के अंतिम भाग में घोड़े की नाल जैसी आकृति जो है बनाती है, जो अपने साथ अवसाद बहा कर लाती है, तो इस कदर जमा करती है कि वो घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई पड़ता है।
दूसरी आकृति है मोरेन। मोरेन आकृति जो है ये चलते ग्लेशियर, जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ जो होते हैं, ये गतिमान होते हैं, तो ये अपने साथ जो है बहुत सारा मलबा बहा कर लाती है, जैसे मिट्टी और चट्टान उनको एकत्र करती रहती है, तो उसकी वजह से मोरेन आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक, अब एस्कर जो होता है ये ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से, जो हिमनदियाँ होती जब वो पिघल जाती हैं पानी के रूप में, है ना, तो इससे क्या होता है कि ये वक्राकार रूप में ये अवसाद जमा हुए दिखते हैं। इसके बाद ड्रमलिन चौथी आकृति है, भू आकृति है, जो कि अंडाकार समतल का निर्माण करती है, ये अंडाकार होता है। ठीक है, इसके बाद ये रेत और बजरी के ढेर होते हैं, ये 1 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं व 30 मीटर तक ये ऊंचे भी हो सकते हैं। क्या? ढेर, यानी कि ड्रमलिन। तो अभी आपने क्या जाना? पवन द्वारा निर्मित आकृतियां, अपस्फीति होलो, है ना, गुफाएं, यारडंग, जुगेन, प्लाया, ये अप्रदित भू आकृतियां हैं जो पवन से बनती हैं। निक्षेपित भू आकृतियां कौन सी हैं जो कि पवन से बनती हैं? वो है रिपल, लोस और टिब्बा। समुद्र तट पर कौन सी आकृतियां बनती हैं? पहला है क्लिफ, गुफाएं, सी स्टैक और सी टेरेस। ये तो याद करना आसान है, सी नाम आ रहा है तो समुद्र तटीय भाग में। निक्षेपित तटीय भू आकृतियां कौन कौन सी हो गई? तो इंपॉर्टेंट है स्पिट, रेत ढेर, थोड़ा इसमें अंतर है, और उसके बाद है बार जो कि रेत ढेर होता है। अब हिमनदियों के द्वारा कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं ये आप लोग नाम ही याद कर लेंगे तो बहुत है, जैसे कुंड बनता है, सर्क बनता है, हॉर्न बनता है। ठीक, अब हिमनदी जो अपने साथ मलबा बहा कर लाती है उनसे जो है हिमनद जो है टिल या जो है हिमदराज बनता है, मोरेन बनता है, एस्कर बनता है और ड्रमलिन बनता है। तो इस प्रकार से अगर आप फिगर बना करके ये टॉपिक अपना तैयार जो है कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये था आज का अपना टॉपिक भाग 2। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। धन्यवाद।